ईपीएस 95 नया नियम लागू होने से उच्च पेंशन चुनने वाले सदस्यों को होगा भारी नुकसान। जाने विस्तार में ईपीएस 95 कर्मचारी पेंशन योजना के सदस्यों को कड़ी टक्कर मिलने की संभावना है। मीडिया रिपोर्टों से पता चला है कि यूपीएफओ उच्च पेंशन गणना के लिए नए नियमों पर विचार कर रहा है। अगर प्रोराटा गणना पर आधारित नियमों को लागू किया जाता है तो ईपीएस 95 सदस्यों की पेंशन में 30 से 40% की कटौती की जा सकती है। श्रम एवं रोजगार प्रैक्टिस प्रमुख पीवी मूर्ति ने पुष्टि की कि अधिक पेंशन का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों की सेवा अवधि को 2 हिस्सों में बांटा गया है। हालांकि ईपीएफओ ने अभी तक नई व्यवस्था पर आधिकारिक बयान नहीं दिया है। इस संबंध में कोई सर्कुलर जारी नहीं किया गया है। उच्च ईपीएस पेंशनर्स को लगेगा बड़ा झटका। उच्च ईपीएस पेंशन के लिए प्रोराटा गणना मुख्य रूप से उन सदस्यों को प्रभावित करेगी जो अभी भी 1 सितंबर 2014 को या उसके बाद काम कर रहे हैं या सेवानिवृत्त हुए हैं। औसत पेंशन योग्य वेतन की गणना के लिए कर्मचारियों की सेवा अवधि को 2 भागों में बांटा जाएगा। पहला भाग 16 नवंबर 1995 ईपीएस 95 के लागू होने की तारीख से 31 अगस्त 2014 तक की अवधि को कवर करेगा, जबकि दूसरा भाग 1 सितंबर 2014 से सेवानिवृत्ति की तारीख तक का होगा। जबकि पहले भाग के दौरान पेंशन की गणना करते समय पिछले 60 महीनों के औसत वेतन को ध्यान में रखा जाएगा। पिछले 60 महीनों का औसत वेतन या 1 सितंबर 2014 से सेवानिवृत्ति की तारीख तक औसत वेतन, यदि सेवानिवृत्ति की तारीख 31 अगस्त 2019 से पहले है। देय पेंशन को अनुपात से विभाजित किया जाएगा और फिर 2 भागों में विभाजित किया जाएगा। उच्च पेंशन की राशि कम होने का जोखिम। नए गणना फॉर्मूले के अनुसार जो कर्मचारी उच्च पेंशन का विकल्प चुनते हैं उन्हें पेंशन की राशि में उल्लेखनीय कमी का खतरा होता है। 31 अगस्त 2024 से पहले ईपीएस में योगदान और वेतन सीमा 6,500 रुपये थी और 1 दिसंबर 2014 से अधिकतम ईपीएस योगदान बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया गया था। ऐसे में नए सदस्य नई वेतन सीमा तक ईपीएस में योगदान कर सकते हैं, जबकि पुराने सदस्यों को वास्तविक वेतन के आधार पर वृद्धिशील योगदान के लिए आवेदन करने के लिए सीमित खिड़की दी गई थी, जिसके कारण कानूनी लड़ाई शुरू हुई। लड़ाई अंततः देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंच गई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पुराने सदस्यों के पक्ष में फैसला सुनाया और उन्हें उच्च ईपीएस पेंशन के लिए आवेदन करने की अनुमति दी। हालांकि प्रोराटा कैलकुलेशन नियम से पेंशन की राशि में कमी आने की संभावना है, क्योंकि सितंबर 2014 से पहले वेतन कम है। इसलिए ज्यादातर लोगों के लिए पहली अवधि में औसत पेंशन योग्य वेतन बहुत कम हो सकता है। इसके अलावा यदि कम पेंशन योग्य वेतन को प्रोरेटा आधार पर अंतिम ईपीएस पेंशन गणना में शामिल किया जाता है तो कुल पेंशन 30% से 40% तक कम हो जाएगी। डिस्क्लेमर: म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार में निवेश जोखिम पर आधारित होता है। शेयर बाजार में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। hindi.maharashtranaama.com किसी भी वित्तीय नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। ईपीएस 95 हायर पेंशन ईपीएफओ 900 करोड़ की सब्सिडी और पेंशन कैलकुलेशन की रिपोर्ट पेंशनर्स का दावा। मनमोहन सिंह सरकार ने 2014 में न्यूनतम 1,000 पेंशन तय की थी, जिसे मोदी सरकार ने 1 सितंबर 2014 में लागू किया था। सूचनाजी न्यूज छत्तीसगढ़। रामाकृष्णा पिल्लई ने फेसबुक पर एक पोस्ट किया। ईपीएस 95 हायर पेंशन से जुड़ा पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है। पेंशन कैलकुलेशन पर आधारित पोस्ट को काफी पसंद किया जा रहा है। इसमें लिखा है कि 2014 से पहले पेंशन योग्य वेतन सीमा 5,000 और 6,500 थी, तो आपकी पेंशन अधिकतम हो सकती है 650019701764.00।
यह 19 साल की पेंशन योग्य सेवा के लिए है। 20141995 साल। यह मोदी सरकार ही है जिसने पेंशन योग्य वेतन को 15,000 कर दिया। 1 सितंबर 2014 इसके अनुसार पेंशन भी बढ़ेगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार 1 सितंबर 2014 से पहले सेवानिवृत्त लोग अब उच्च पेंशन पाने और उच्च पेंशन पाने के हकदार नहीं हैं। निर्णय के पैरा 44 वी का उल्लेख करें। चूंकि वे ईपीएस के सदस्य होना बंद कर देते हैं, वे अब विकल्प का उपयोग करने और उच्च पेंशन प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं। यह मेरे लिए उचित निर्णय लगता है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि एक व्यक्ति जो अगस्त 2014 या उससे पहले सेवानिवृत्त हो गया था, वह 2022 या 2099 में जीवित है तो वह विकल्प इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि सेवा में रहते हुए कोशिश करने वालों को लाभ मिलता रहेगा, बशर्ते वह योजना के पैरा 11(4) के अनुसार फिर से एक्सरसाइज करने का विकल्प चुने। हालांकि निर्णय में दिए गए कारण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों को अनुमति दी जो निर्णय की तारीख तक सेवानिवृत्त हो गए हैं और बाद में समय सीमा के भीतर विकल्प का उपयोग करने और उच्च पेंशन प्राप्त करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 132 के तहत अपनी निहित शक्ति का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक विशेष मामले के रूप में इसकी अनुमति दी गई है। मैं इससे पूरी तरह सहमत नहीं हूं, लेकिन हम एससी के कानून आदेशों का सम्मान करते हैं। सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं है। ईपीएस न्यूनतम पेंशन के लिए 900+ करोड़ की सब्सिडी। पेंशनर्स ने लिखा, मनमोहन सिंह सरकार ने 2014 में न्यूनतम 1,000 पेंशन तय की थी, जिसे मोदी सरकार ने 1 सितंबर 2014 में लागू किया था। इससे पहले कि हम बहुत कम पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, कम पेंशन योग्य वेतन और पेंशन योग्य सेवा के कारण 1,000 से कम ईपीएस न्यूनतम पेंशन के समर्थन के लिए सरकार सालाना 900+ करोड़ की सब्सिडी प्रदान कर रही है। न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के लिए कोई वैधानिक दायित्व नहीं था। याद रखें कि ईपीएस बचत कम पेंशन योजना है और आपकी पेंशन फंड में आपके कुल योगदान पर निर्भर करती है। ईपीएफओ आपके फंड मैनेजर के साथ। वैसे कृपया मुझे बताएं कि आपने अपनी सेवानिवृत्ति तक ईपीएस में कितना योगदान दिया। जब आप रिटायर हुए थे और रिटायर होने के समय आपकी सैलरी कितनी थी। आपके वाद विवाद से ऐसा लगता है कि आपने ईपीएस में लाखों योगदान दिए और आपको थोड़ा सा रिटर्न मिल रहा है। क्या आप जानते हैं कि आपका योगदान सरकार के साथ नहीं है, यह ईपीएफओ आपके फंड मैनेजर के साथ है। वे उस पैसे को स्ट्रांग रूम में नहीं रख रहे हैं, वे इसे केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिभूति बाजार से संबंधित उपकरणों जैसे शेयर, डिबेंचर आदि में निवेश करते हैं ताकि रिटर्न उत्पन्न हो। सरकारी प्रतिभूतियों में निवेशित धन परिपक्वता के बाद ब्याज के साथ ईपीएफओ को वापस कर दिया जाता है।